गांधीयन मेथड्स, सत्य अहिंसा को अगर हम नहीं अडॉप्ट करते तो क्या हमें आज़ादी नहीं मिलती? एफपीओ की शुरुआत कब हुई और अभी तक कितनी सफलता मिली है? आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? अभी ये जो पूरा वेनेजुएला और यूएस का इशू चल रहा है, क्या है ये, आपको अगर समझाना हो? विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? मैं कम यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाएं। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। यस सर। सर मेरा नाम प्राची है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जोहत गांव से आती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही गांव के गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है। फिर उसके बाद मैंने सर अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट सुभद्रा शर्मा गर्ल्स कॉलेज गंज बासुदा से किया है, जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। सर मैंने ये मेरा यूपीएससी में सर चौथा प्रयास है और तीसरा और सर ये मेरा ऑप्शनल इतिहास है। और सर मेरी जो रुचियां हैं सर वो भजन सुनना और सर इवनिंग वॉक। प्राची, आपने इतिहास का अध्ययन किया है जैसा आपने बताया है। ये बताइए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम को तो आपने पढ़ा होगा अच्छे ढंग से। ये बताइए कि अगर गांधीयन मेथड्स, सत्य अहिंसा को अगर हम नहीं अडॉप्ट करते तो क्या हमें आज़ादी नहीं मिलती? सर मेरे हिसाब से हमें आज़ादी मिलती सर, लेकिन जो हमारी आज़ादी का रूप था सर वो शायद अलग हो सकता था। कि सर जो गांधीयन मेथड थे, जो अंग्रेज़ों पे नैतिक दबाव हमने बनाया, उससे सर हमने बहुत सी हिंसा ऐसी थी जो हम भारतीयों पर हो सकती थी, जो हमने रोक ली। जैसा हम अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम हो या सर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हो, सर वहाँ ज़्यादा हिंसक संघर्ष देखा गया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। जबकि सर जो अहिंसा का मार्ग गांधी ने चुना, सर वो एक ब्रिटिश सरकार पर भी नैतिक दबाव बनाता था कि वो हमारे प्रति हिंसा अपेक्षाकृत कम रही सर। बहुत अच्छा। आपने इतिहासकार जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ का नाम सुना है? यस। हिस्टोरियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, नाम सुना है। आपको लगता नहीं कि भारतीय इतिहास को इन दोनों महानुभावों ने मिसरिप्रेजेंट किया है, गलत ढंग से बयान किया है भारतीय इतिहास का? यस सर। सर ये जो है उपनिवेशवादी सर इतिहासकार माने जाते हैं और उन्होंने सर जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की जो आवश्यकताएं थी, भारत को एक कॉलोनियल स्टेट दिखाने के और सर धार्मिक रूप से विभाजित दिखाने के लिए, सर उस आधार पर सर भारत के इतिहास का लेखन किया है। एल बैशम का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या था उनका इतिहास जो लिखा है उन्होंने, किस विचारधारा से लिखा है उन्होंने? सर एल बैशम की बात करें तो वंडर दैट वाज इंडिया करके उनकी एक बुक भी है। सर इन्होंने जो इतिहास लिखा है सर, इनका जो कहना है कि हम एक नए दृष्टिकोण से इतिहास लिखेंगे, ना कि जो इंग्लैंड का दृष्टिकोण है या भारत का दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि इतिहास लेखन में जो इतिहास है उसमें सर कहीं दोनों को फायदा है और दोनों को नुकसान है सर, और सर निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन का प्रयास किया है। क्या उन्होंने निष्पक्ष रूप से लिखने का प्रयास किया? सर कुछ संदर्भ में किया। सब ऑल्टर्न थियरी क्या होता है इतिहास लेखन का? तो सबाल्टर्न थ्योरी जो इतिहास लेखन की है सर, वो जो वंचित वर्ग है, निचला समुदाय, निचला कहे जाने वाला समुदाय है सर, उससे संबंध रखता है सर। विशेषता सर जनजातियों से, समाज के वंचित वर्गों से सर, इसे नीचे से उभरता हुआ इतिहास भी कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। इतिहास लेखन की अगर हम बात करें, हिस्टोरियोग्राफी की, तो आपको लगता नहीं कि इतिहास को जो रीराइट किया जा रहा है, बार बार लिखा जा रहा है, वो उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ज़्यादा है और फैक्चुअल कंसिडरेशंस कम है? सर हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है सर, तथ्यों के आधार पर हम घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और सर उसे इतिहास कहते हैं। और सर जो हम नई खुदाइयाँ पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य में मिलते हैं, तो सर उनके हिसाब से सर जो नए प्रयोग हमारे सामने आते हैं, नए तथ्य, नई जानकारियाँ आती हैं, उनके अनुसार सर इतिहास का रीराइट किया जाना सर ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इतिहास को भी एक वैज्ञानिक विषय मानते हैं। लेकिन इसका सर जो रीराइट है सर, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रेरित ना होकर तो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। मुनरो डॉक्ट्रिन का नाम सुना है आपने? सर ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे मुनरो जी, उन्होंने सर 1823 में दिया था ये मुनरो डॉक्ट्रिन। मेन सर जब ये मुनरो डॉक्ट्रिन दिया गया था, तब जो लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देश थे, इन पर जो यूरोप के पुर्तगाल और स्पेन देशों का सर कब्जा हुआ करता था।
तो सर इन्होंने जो मुनरो डॉक्ट्रिन के माध्यम से यूरोप का जो अमेरिकी महाद्वीप में हस्तक्षेप रोकने के लिए सर ये डॉक्ट्रिन दिया था, और अमेरिकी जो प्रभाव है वो पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट में बना रहे सर, उसके संदर्भ में। जब बराक ओबामा बने राष्ट्रपति तो उन्होंने कहा कि मुनरो डॉक्ट्रिन इज़ रेलिक ऑफ द पास्ट, मतलब ये अब ख़त्म हो चुका है, इसका रेलेवेंस नहीं है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं फिर उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली मुनरो डॉक्ट्रिन को अपने ढंग से इंटरप्रेट करके काम करना शुरू किया है। इस पर क्या आपके व्यूज़ हैं? यस सर, अगर हम जो मुनरो डॉक्ट्रिन है सर जो आज डोनाल्ड ट्रंप जी इसको अपना रहे हैं सर, इसे डोनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जा रहा है सर। और सर इसको जो अपनाने का जो रीज़न है वो सर वर्तमान की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके लिए, जैसा कि सर जो दक्षिण अमेरिका की देश है जहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं सर उन पे यूएसए अपना प्रभाव चाहता है, मेनली जिस तरह से चाइना रशिया का प्रभाव बढ़ा है। और सर जिस तरह से चाइना अग्रेसिव हो रहा है तो सर जो है जैसे कि यूएसए ने अपनी न्यू स्ट्रेटेजी जो डॉक्यूमेंट निकाला है उसमें भी सर उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन पे वापस आने की और जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उस पर अपना प्रभाव बढ़ाने की बात कही है। और सर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं सर वो यूरोप से तो अमेरिका को इतना मिलने की संभावना नहीं है, तो सर इस वजह से भी सर जो है मुनरो डॉक्ट्रिन को ट्रंप जी अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची। प्राची, क्या मतलब है इस शब्द का? सर कौन सा सर? प्राची। सर प्राची शब्द ऋग्वेद में मिलता है सर, इसका अर्थ पूर्व की दिशा और सर सूर्य की किरण से भी लिया जाता है। अच्छा, आपने लिखा है कि आपको कृषि में और नवाचार में दिलचस्पी है। यस सर, मैंने सर ऐसे लिखा हुआ था, एक निबंध लिखा था। तो बताइए कि नवाचार क्या होता है और कृषि में कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं नवाचार की? सर अगर हम नवाचार की बात करें तो सर ये नए विचार होते हैं जिनका सर हम व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग कर कुछ उपयोगी परिवर्तन ला सकते हैं प्रक्रिया में। और सर कृषि में अगर हम नवाचार की बात करें तो सर मिट्टी बीज उत्पादन से लेकर सर ग्राहकों तक कृषि उत्पाद पहुंचाने तक सर हम पूरी वैल्यू चेन में नवाचार कर सकते हैं सर। जैसे सर अगर हम मृदा के स्तर पर बात करें तो सर जो सॉइल हेल्थ कार्ड है और सर हम इसमें नवाचारी जो प्रोविज़न ला रहे हैं सर वो पोर्टेबल सॉइल हेल्थ कार्ड है, जिससे कि किसान अपने खेत में स्वयं ही सर ये जांच कर सके कि कौन से इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता या कमी है सर। कृषक अपने उपज के विक्रय के लिए अभी भी सरकार पर या प्रशासन पर निर्भर है, और अगर वो सहारा हटा दिया जाए एमएसपी का और सरकारी खरीद का तो ये देखा जाता है कि जिन जिन इलाकों में प्रोक्योरमेंट एजेंसियां नहीं करती वहाँ पर कीमतों में भारी गिरावट आ जाती है। मतलब कृषक को अपने उत्पाद की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें हमें किस तरह के नवाचार करने की जरूरत है? सर इसके लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं सर वो ई-नैम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है सर उसके माध्यम से हमने लगभग 1500 मंडियों को जोड़ा है और 1.5 करोड़ किसान इससे जुड़ गए हैं। अगर हम इसका विस्तार कर सकते हैं तो सर हम एक ऐसा पैन इंडिया बाजार बना सकेंगे जिससे किसानों को अपनी उपज की जो है उचित मूल्य देश के किसी भी कोने पर मिल सकता है। लेकिन ई नाम से कोई फायदा तो नहीं मिल रहा। ई नाम के शुरू हुए तो लगभग 7-8 साल हो गए, अभी तक कृषकों को इसका कोई खास सहारा नहीं मिल पाया है। सर जैसे कि ई-नैम की बात है सर, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी सर हमने देखे हैं। सर मैं खुद किसान परिवार से आती हूँ सर, हम लोग भी ई मंडी से जुड़े हुए हैं और सर अब हम एपीएमसी में बेचने के अलावा सर ई-नैम के माध्यम से देखते भी हैं कि कहाँ प्राइस अच्छा मिल रहा है। और सर अगर हम इसका और विस्तार करें, और जो सबसे बड़ी दिक्कत है सर वो किसानों में अवेयरनेस की और सर लॉजिस्टिक लागत जो बढ़ जाती है, अगर हम इन दोनों पर काम करें तो सर ई-नैम बेहतर कर सकता है। लॉजिस्टिक्स के लिए क्या सरकार ने कुछ पहल की है? सर कृषि क्षेत्र में यस सर, इसमें सर हम कृषि रेल और सर कृषि उड़ान देख सकते हैं, जिसमें सर जो परशेबल गुड्स होती हैं उनके लिए हम जिस शीघ्रता से सर उनका भंडारण और सर उनकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक सर उनकी लिंकेज बढ़ा सके सर, इस दिशा में हम कार्य करें। कई वस्तुओं के मामले में ई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रथा भी चल पड़ी है, लेकिन उसका भी लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस टर्म्स कंडीशन पे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसमें अपने हितों को तो सुरक्षित कर लेते हैं, किसानों को अनिश्चित की स्थिति में छोड़ देती हैं। बाजार में कीमत के उच्चावच का सारा बोझ किसानों पे जा रहा है। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल में क्या क्या सुधार हो सकते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल की अगर हम बात करें सर, इसमें जो पहला सुधार हम कर सकते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसके लिए सर सरकार एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट अपनाए, जिसमें कि सारी टर्म एंड कंडीशन पहले ही लिखी हो। सिर्फ जो है कंपनी को सिर्फ उपज भरना हो कि आपको इतना उपज चाहिए और इतने समय में चाहिए।
तो जिससे कि जो है अपनी तरफ से कोई भी अलग से प्रावधान कंपनियां ना जोड़ सके। एफपीओ की शुरुआत कब हुई और अभी तक कितनी सफलता मिली है? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सर हम जो एफपीओ की शुरुआत का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सर जो सरकार का टारगेट है सर हमें 10,000 एफपीओस बनाने हैं सर, उसके संबंध में। अच्छा, और कौन इसका नोडल एजेंसी है, निगरानी कौन कर रहा है? सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम जो है वो शायद इसकी निगरानी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, कृषि में मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है पिछले 15-20 वर्षों में। क्या क्या कारण रहे हैं मध्य प्रदेश की सफलता के? सर जो सफलता के मध्य प्रदेश के कारण रहे हैं सर, जो सबसे पहला कारण रहा है सर जो सिंचाई एरिया का हमने प्रसार किया है सर। 50 लाख हेक्टेयर रकबा सर हमारा जो है कृषि सिंचाई के अंतर्गत आई है, और सर 1 लाख करोड़ का सर हमारा टारगेट है। तो दूसरा जो हमने किया है सर, जो ई-नैम का प्रसार सर मध्य प्रदेश में सर ज़्यादा दिखाई देता है। और सर तीसरा जो है सर, हम अच्छी क्वालिटी के बीज भी किसानों को पहुंचा पाए हैं। तो जैसे मेरा विदिशा की बात करें तो सर हमारे शरबती गेहूं काफ़ी फेमस है, तो सोयाबीन की नई नई वेराइटियाँ सर लेकर आए हैं उस वजह से सर। इतने सारे अच्छे उपाय हैं, लेकिन आपके पिताजी की आमदनी में कोई खास वृद्धि तो हो नहीं पा रही है। यस सर। क्या हो? सर इसका जो मेन कारण है सर स्मॉल लैंड होल्डिंग है सर, जिससे कि सर हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है सर वो कम है। तो इसका मतलब छोटे किसानों तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहे सर, उस मात्रा में नहीं पहुंच पाया। अगर सर हम इसके साथ सर जो एफपीओस हैं अगर उनको लिंक किया जाए तो हो सकता है सर कि हमारी जो आमदनी है सर वो बेहतर हो। ठीक है, धन्यवाद। प्राची, सर इसरो के बारे में जानती हैं? यस सर। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसरो भारत की डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक अप्रोच में क्या भूमिका निभा रहा है? सर अगर हम बात करें इसरो की, तो सर जो स्पेस डिप्लोमेसी है सर उसके माध्यम से सर इसरो हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जो दूसरे, एक तो सर हमारे यहाँ जो सैटेलाइट लॉन्च करने की लागत है वो कम है सर, जिससे सर जो अभी सर हमने देखा जैसे ब्लू बर्ड जो सैटेलाइट था वो हमने लॉन्च किया। सर इसके अलावा सर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे कि अमेजोनिया 1 ब्राज़ील की सैटेलाइट थी सर, वो भी हमने लॉन्च की। सर ये न केवल हमारे दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में संबंध बढ़ाता है, बल्कि जो अच्छे नवाचारी विचार है सर उसको एक्सचेंज में भी सर मदद करता है। जैसे सर हमारे निसार, लूपेक्स, ये मिशन सर यूएसए और जापान। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने ब्लू बर्ड सैटेलाइट का जिक्र किया, कुछ खास बातें बताई जा रही थी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में और इससे संबंधित जो लॉन्च व्हीकल, जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया उसके बारे में जानकारी है आपको? क्या खास है इसमें? सर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन सर कुछ मैंने न्यूज़पेपर। क्या जानती हैं बताइए। सर ये 6 टन की है, और सर जिसे हमारे GSLV Mark 3 द्वारा लॉन्च किया गया है। उसे एक कोड नेम भी दिया गया उस रॉकेट को, क्या उसे बाहुबली का नाम दिया गया? यस सर। ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? सर जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो अंतरिक्ष के बाहर क्षेत्र में सर सभी की समान सहभागिता पर बल देती है सर, और सर ये गैर बाध्यकारी है। लेकिन ठीक है, कुछ देशों ने ऐसी तकनीक का विकास कर लिया है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में, पर्टिकुलरली आउटर स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनको ध्वस्त किया जा सकता है, जिसे एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कहते हैं। भारत ने भी इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया है और इसका सफल परीक्षण किया था। क्या आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का होना भारत की कहीं ना कहीं नैतिक स्थिति को कमज़ोर करता है जब हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं? तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर जिस तरह से इंडिया ने स्पेस के सेक्टर में अब प्रगति की है कुछ पिछले दशकों से, सर हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेस में सर उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। और सर इसके लिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि कई महाशक्तियाँ हैं जिनके पास सर ऐसी जो है टेक्नोलॉजी है। और सर हमने अगर स्पेस में एंटी जो मिशन शक्ति के अंतर्गत परीक्षण किया भी था, तो सर हमारे जो जितनी भी डेब्री थी वो सब स्पेस में मतलब वापस आ गई थी। तो सर जो स्पेस डेब्री की भी समस्या नहीं थी। और सर हम जानते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, तो वो कभी इसका दुरुपयोग नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, जानकारी है आपको? सर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यूपीआई एक बहुत प्रभावी टूल के रूप में उभर कर आया है जब हम भारत की सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। क्या आप समझा सकती हैं ऐसा कैसे हो रहा है? सर जो यूपीआई है सर इसको अब हम इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं सर। और सर जैसे हमने सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों के साथ सर यूपीआई से पेमेंट को सर इजी बनाया है, तो जिससे जो हमारा रेमिटेंस है सर हमारे इंडियन डायस्पोरा का, वो कम लागत पर सर भारत में आ जा सकता है सर।
और दूसरा सर जो यूपीआई भी सर एक टेक्नोलॉजी टूल है सर, इससे सर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर एक साथ कार्य करने का सर मौका हमें मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और कुछ उदाहरण दे पाएंगी सॉफ्ट पावर के? यस सर। बताइए सर जैसे मैं भजन सुनती हूँ तो सर कल्चरल डिप्लोमेसी के रूप में सर अभी जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई तो हमने 100 हमारे जितने भी विदेशी दूतावास थे सब में सर क्षेत्रीय भाषाओं में जो महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पर आई जाने रे, उसका सर विभिन्न भाषाओं में गायन किया। इंटरेस्टिंगली अभी हमने किसी और चीज़ के भी 150 वर्ष पूरे किए हैं। भारत की स्वतंत्रता, उसकी संस्कृति इससे रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है वो? सर हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, शुक्रिया। प्राची, आपकी साड़ी पे कुछ खास तरीके का आर्ट है, आप बता सकती हैं इसके बारे में? यस मैम। सर मैम ये बिहार की मधुबनी आर्ट है और ये पहले मधुबनी चित्रकारी जो की जाती थी घरों की दीवारों पर, उसके बाद से सर मैम जो जैसे ये फेमस हुई सर मैम इसको साड़ियों पर भी किया जाने लगा। मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई आर्ट फेमस है? यस मैम। क्या है उसका नाम? सर मैम ये साड़ियों पर की जाने वाली चंदेरी की साड़ी फेमस है मैम, और महेश्वरी की साड़ियाँ भी। ठीक है। अभी ये जो पूरा वेनेजुएला और यूएस का इशू चल रहा है, क्या है ये, आपको अगर समझाना हो? वेनेजुएला और जो यूएस का इशू है मैम, ये मेनली अगर हम यूएसए की तरफ से बात करें तो नार्को टेररिज्म और इंडिया और यूएसए में ड्रग जो है सप्लाई और इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर यूएसए प्रेसिडेंट का कहना है कि उन्होंने जो है जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट है उन पर जो है उनको एक केस के तहत अगवा कर लिया है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इस पे? इंडिया का जो स्टैंड है मैम, वो इंडिया ने वेनेजुएला के जो सिटीजन्स हैं उनकी सुरक्षा की बात की है और डायलॉग और डिस्कशन से मुद्दे को सुलझाने। हमारे ऊपर कोई इसका असर पड़ने वाला है? इंडिया को कोई लॉसेस या कुछ हो सकता है इसकी वजह से? मैम प्राइमा फेशिया तो हमें ऐसा कोई लॉस दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेनली वेनेजुएला जो है वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है और जो इंडिया है वो वेनेजुएला से 0.3% ही ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो एक सोवरेन स्टेट की जो सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है और वेनेजुएला जो हमेशा से यूएन सुधार और यूएनएससी में भारत की जो सहभागिता का पक्षधर है, तो उस स्तर पर सर मैम कुछ हमें प्रभाव दिखाई देता है। वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है? यस मैम। कितने मेंबर्स हैं उसमें? एग्जैक्टली नहीं मैम पता। ठीक है। ग्रीनलैंड के लिए भी कुछ बात हो रही है कि डिफेंस के लिए यूएस उसे भी एक्वायर करना चाहता है। ग्रीनलैंड से कुछ इंपोर्ट करते हैं? ठीक है। आपने चाइना के साथ ट्रेड की भी बात की, तो इंडिया चाइना में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है? मैम ये $110 बिलियन के लगभग है। किस कारण की वजह से है ये मेजरली? जो मेन इसका कारण है मैम, जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कितना है? एग्जैक्टली। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? मैम 44% के लिए। कुछ मेजर क्रॉप्स? मैम सोयाबीन, गेहूँ, दाल। और सोयाबीन को हम किस पार्ट में उगाते हैं सबसे ज़्यादा? मैं वेस्टर्न एमपी में। तो ये सोयाबीन के प्रोडक्शन के ट्रेंड में कुछ डिक्लाइन आया है पिछले सालों में? किस कारण की वजह से उसमें नवाचार नहीं हो रहा है? मैम जो डिक्लाइन का कारण है मैम वो मेनली क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि मैम जो सोयाबीन है बहुत ही सेंसिटिव फसल है, मानसून के दौरान ये बोई जाती है और अगर वर्षा जल्दी हो जाती है तब भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और मैम देर से होती है तब भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उस वजह से। ठीक है। टाइगर स्टेट हम किसे कहते हैं? मैम मेनली एमपी को, लेकिन अभी कुछ दिन में गुजरात को भी टाइगर स्टेट का कहने लगा। अच्छा, क्या कारण है कि पिछले साल जितनी भी टाइगर डेथ्स हुई मैक्सिमम एमपी में ही हुई? एमपी का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है टाइगर्स के लिए? मैम अभी हम न्यूज़ में बात करें तो लगभग 55 टाइगर्स की जो डेथ है वो एमपी में हुई है। मैम इसका जो मेन कारण है वो एक CAD करके वायरस है, उसकी वजह से ये डेथ हुई है। और मैम दूसरा जो है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैम इसका जो है गवर्नमेंट अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और मैम हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप यूरोजोन के बारे में जानती हैं? क्या होता है यूरोजोन? यस मैम, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो यूरोजोन है वो यूरोपियन सेम करेंसी जो प्रयोग करते हैं, और नहीं मैम शायद ये जो मुफ्त वीजा आने जाने की सुविधा यूरोजोन के देशों में आपस में रहती है। फिर यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक बड़ी टर्म है मैम, जिसमें जो यूरोपीय संसद और जो यूरोपीय पार्लियामेंट कार्य करती है और इनकी एक यूरो करेंसी होती है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू प्राची।
प्राची, यस मैम। विदिशा से हैं आप। विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? मैम भेलसा। भेलसा। वहाँ पे कोई पिलर है, यस मैम। कोई स्तंभ है? किनका स्तंभ है? मैम ये हेलियोडोरस स्तंभ है। किसी प्राचीन साम्राज्य का वह राजधानी हुआ करता था? यस मैम। किनका? मैम जो विदिशा है वो मेनली अशोक से भी संबंधित है, जहाँ अशोक की जो पत्नी है देवी, उनका निवास स्थान है और अशोक का विवाह भी हुआ था। लेकिन सर मैम अगर राजधानी की बात करें तो ये शुंगों की राजधानी के रूप में विदिशा जाना जाता है। शुंगों को अक्सर धार्मिक उत्पीड़न के लिए जाना जाता है, किस हद तक ये सत्य है? मैम प्रारंभ में इतिहास में जब हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि शुंगों ने जो है वो धार्मिक उत्पीड़न किया। लेकिन मैम जो अभी की हमारी थ्योरीज आ रही हैं और जो हमें नए नए फैक्ट मिले हैं, उससे पता चलता है कि मैम जो शुंग शासक थे वो धार्मिक उत्पीड़क नहीं थे। मेनली हम देख सकते हैं कि सांची स्तूप जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, उसमें जो तोरण द्वार हैं और जो उसकी नक्काशी है वो मेनली शुंग शासकों द्वारा करवाई गई है। तो इतिहास मिथक कब हो जाता है? मैम इतिहास मिथक जब हो जाता है जब जो इतिहास में जो सुनी सुनाई बातें या फिर तथ्यों के आधार पर जब विश्लेषण नहीं होता है, तब हम मिथक। आपने अभी बताया कि कुछ साल पहले की बात है कि कुछ पुरानी बातों को आज हमने मिथ्य बता दिया, कुछ सालों बाद कुछ नया आए और वो उसको भी मिथ्य बता दिया जाए, तो इसमें हम एक सही और गलत के बीच का विवेक कैसे तय करें? मैम जो इतिहास है मैम जो दो तरह के साक्ष्यों पर आधारित होता है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। अब मैम पुरातात्विक साक्ष्यों से हम साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं और साहित्यिक जो साक्ष्य होते हैं उनसे पुरातात्व की पुष्टि करते हैं। अगर कोई भी नई बात आती है और इन दोनों माध्यमों पर या स्रोतों पर सही ठहरती है तो मैम फिर वो इतिहास की श्रेणी में आएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में क्या जानती हैं आप? मैम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मेनली वो डिसीज़ होती हैं जो है वो संचार के माध्यम से नहीं फैलती है। इनमें मैम हार्ट अटैक, लाइफस्टाइल से संबंधित डिसीज़, इन सब को ले सकते हैं। आप इवनिंग वॉक एक हॉबी की तरह परस्यू करती हैं, क्या आपको लगता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इंसिडेंट्स पे इसका कोई इफ़ेक्ट है? यस मैम, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कुछ भी करते हैं तो किसी भी तरह की मोर्टेलिटी में 11% तक की गिरावट आती है। आप हार्ट अटैक कैसे रोकेंगे इवनिंग वॉक करने से? मैम जो हार्ट अटैक है इवनिंग वॉक से हमारी जो श्वसन दर है उसको मैम अगर हम तेज वॉक करते हैं तो वो बेहतर होती है और हमारा जो रक्त संचार होता है उसको बेहतर तरीके से करके हम उसको रोक सकते हैं। आपका जन्मदिन 15 जनवरी है और 14 जनवरी को आपका इंटरव्यू है। आप इस डेट को यदि कृषि से जोड़ना पड़े तो आप क्या बताएंगी मुझे? मैम 14 जनवरी या 15 जनवरी दोनों। मैम 14 जनवरी की बात करें तो ये मकर संक्रांति हमारे यहाँ मनाई जाती है और मकर संक्रांति जो त्यौहार है वो जो नई फसल के आगमन को लेकर मनाया जाता है, तो उस तरह से ये कृषि से संबंधित है। और 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो मैं इसे जय जवान जय किसान से जोड़ कर देखें। भारत ओलंपिक को होस्ट करना चाह रहा है, कब, कोई आइडिया? आई थिंक मैम एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद 2036 की बात। कोई खास वजह कि 2036 की तिथि हम चाह रहे हैं? कुछ 1936 से संदर्भ? ठीक है, थैंक यू। प्राची, आपको भजन सुनना बहुत पसंद है, कोई एक भजन की 4 पंक्तियां सुनाई जो बहुत आपको पसंद हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख छवि कंज पद कंजावरम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानि भुज तर चाप धर कामादि खल दल दूषणम। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं यस कम।
बैठ जाइए प्राची। कब है इंटरव्यू आपका प्राची? तो 14 जनवरी। 14 को। कौन सा प्रयास आप बता रही थी? सर 4th। 4th अटेम्प्ट है और इंटरव्यू पहला हो रहा है आपका। हम्म। कैसा अनुभव रहा आज का आपका? सर अच्छा रहा। अच्छा अनुभव रहा। हमारा भी अनुभव उतना ही अच्छा रहा। यू आर एन एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर द सिविल सर्विसेज विद स्टर्लिंग क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। बहुत ही मेच्योर्ड आंसर आपने दिया। डाइवर्स फील्ड से हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे, आप परेशान नहीं हुई किसी क्वेश्चन में, एंड यू ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। तो आप जब जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में 2-3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगी। पहली बात है कि आपको इसका ज्ञान अभी तक हो चुका होगा कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इसलिए जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए आंसर आपका। ये आंसर आपका जो आर्टिफिशियली लोग बना के फैब्रिकेट करके देते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपका नेचुरल था आंसर। तो उसके लिए देखती है कि ऑनेस्ट है कि नहीं आप। पर्सनैलिटी टेस्ट का वही पर्पस है कि ऑनेस्टी है कि नहीं इनकी बातों में, ये कैंडिडेट ऑनेस्ट है कि नहीं अपने शब्दों में और अपनी भाषा में और अपने विचारों में। दूसरा चीज़ है क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि नहीं, जो वो बोल रही है उसने नंबर 1 इंटेंट ऑफ क्वेश्चन को समझा है कि नहीं समझा है जो पूछा है, और उसको कितना उसने इसको ग्राह्य किया है और कितना क्लियरली उसको स्पेल आउट कर रही है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट देखा जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल होता है। कम्युनिकेशन, जो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे बट उन विचारों को आप किस तरह से संप्रेषित कर रही हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बहुत नेचुरल आपका है, नॉर्मल फ्लेयर है आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फ्लो भी आपका अच्छा है। तीसरा है कि एक आपको जनरल अवेयरनेस कि क्या 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 हो रहा है क्या नहीं, तो वो भी आप में बहुत अच्छा है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी कि आपको न्यूट्रलिटी रखना पड़ेगा अपने बातों में। मान लीजिए कोई भी इशू है जो कि कंटेंसस इशू है जिसमें कई एक विचार हो सकते हैं, तो आप एक विचारधारा को लेके ना बैठ जाएं कि नहीं नहीं साहब यही ठीक है या यही गलत है। तो सिर्फ उसका आपको ध्यान रखना है। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। कुछ 1-2 प्रश्न में आपने अच्छा जवाब दिया है, तो सारे दोनों को प्लस माइनस जो होता है ना आपको, तो आप उसको आप वे करके तब आप ये कीजिएगा। ऑल्टरनेटिव्स का जो होता है प्रॉज एंड कॉन्स, उसको आप करते हुए कीजिएगा। अदरवाइज़ आज के इंटरव्यू में हमें कहीं कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया और मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको विशेष में एडवाइस करूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। साड़ी की जहाँ तक बात आई, हो सकता है साड़ी पर पूछा जाए कि जैसे आपने कहा मधुबनी है ये पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग पर हो सकता है कुछ बात हो। ये एक साड़ी एक विधा है और क्या क्या विधा है इसमें, कौन कौन अग्रणी रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग जो एक छोटे से गांव से निकल के आया है आज इतना पॉपुलर कैसे हो गया है। फिर वो मधुबनी पेंटिंग तो किसी भी साड़ी पर है। ये फैब्रिक क्या है, सिल्क है या क्या है? कॉटन है। तो कॉटन के बारे में हो सकता है, सिल्क के बारे में हो सकता है कि सिल्क की साड़ी कैसे बनती है, कॉटन की साड़ी कौन कौन से पॉपुलर हैं किस स्टेट के। तो बात कहीं से कहीं जा सकती है, जस्ट टू नो कि हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, और कोई ख़ास बात नहीं। तो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र, कि कभी भी आप गलत बयानी नहीं कीजिएगा। मतलब अंदाजे से कोई जवाब नहीं आता है, इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली एडमिट कि आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता है, बात ख़त्म हो गई। और ना पता हो कि बोलने पर तब आपको इम्पैक्ट करेगा आपका इंटरव्यू। ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि आप कैंडिडेट बहुत अच्छी हैं और आपसे बोर्ड इम्प्रेस्ड होगा, नो डाउट अबाउट इट। बस अपने ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नर्वस होने की बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं आपको नर्वसनेस मैं देख पा रहा था आपके चेहरे पे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए वर्क करने के लिए, अभी तो है 4-5 दिन, कि अंदर से और बाहर से खुशहाल दिखिएगा तो अच्छा लगता है। स्माइलिंग फेस इज़ ऑलवेज गुड एंड डजंट कॉस्ट यू मनी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्माइल करके रहिएगा एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपका रहेगा, यू डू वंडर्स, नो डाउट अबाउट इट। हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मैम साड़ी से रिलेटेड पूछना था, क्या ये पहन के जाऊँ? मुझे मतलब कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, शाइनी सा है ना आंखों में। नहीं, जो ब्लाउज़ है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा लाइट कलर ब्लाउज़ होता
तो उतना वो शाइन नहीं समझ में आता। कॉटन तो ये नहीं है प्राची। मैम मुझे सिल्क ये सिल्क कॉटन है, सिल्क मिक्स हो सकता है। हो सकता है कॉटन मिक्स हो, व्हाटएवर इट इज, बट ये कॉटन नहीं है, कॉटन ऐसा इतना डल सा शाइन नहीं लगता करेगा है। हो सकता है। और इयररिंग्स थोड़े से बड़े स्टड्स लीजिए, ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। लग रहे हैं। आपके फेस को फ्रेमिंग मिलेगी थोड़ी तुम सी। ये बताओ, नाक पे तुम अलवे लगाई रहती हो ये, यस सर। तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये प्रथा कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, क्यों लगाते थे लोग। यू आर बोर्सो, यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, ओके। तो थोड़ा सा यू नेवर नो कहाँ किसको क्या स्ट्राइक कर जाएगा, तो वो थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। और हेयर को बन बना लीजिएगा ओके मैम। और नेल्स कट कर लीजिएगा। चलो, और कोई प्रश्न हो मन में? नाइस। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।